अ, सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा आज हमारे मार्गदर्शक प्रशिक्षक श्री आलोक पांडे सर का और बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। आज यह जो जी, ज्ञानशाला धन्यवाद के सर। अंतर्गत जो आओ सीखें और कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए हम जो गणित सिखाने की परिकल्पना की सरल तरीके से बच्चों को कैसे गणित सिखाया जा सकता है, कैसे बच्चों को महत्वपूर्ण सिद्धांत सरलता के साथ उनकी सोच के हिसाब से बता सकते हैं, उस पर आलोक पांडे सर जिनका काफ़ी अनुभव है छोटे बच्चों को पढ़ाने में, खासकर गणित में उनको चैंपियन बनाने में, तो हम उनका मार्गदर्शन लेंगे और कार्यक्रम का हम आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। माननीय आलोक पांडे सर। जी, धन्यवाद आशीष सर। बहुत-बहुत स्वागत है सभी का। तो चलिए हम प्रशिक्षण को अब आगे बढ़ाएँ और सभी को ये याद दिलाना चाहूँगा कि इससे पहले भी हम लोग जुड़े थे और जो संक्रियाएँ होती हैं गणित में जो मुख्य संक्रियाएँ होती हैं, उस पर चर्चा की गई थी। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सी ऐसी गतिविधि है, जो बच्चों को सिखाने के लिए हम करें, तो बच्चों को हम आसानी से सिखा सकते हैं, परंतु कभी-कभी हम गतिविधियों का उपयोग नहीं करते हैं और कठिनाई से बच्चों को सिखाते हैं, जिससे बच्चों को कहीं न कहीं हम सिखा नहीं पाते। तो इसी में एक विषय है हमारा, गणित में एक विषय है जिस पर हम बात करेंगे, आकृति। आप सभी जानते होंगे कि आकृति बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों को आकृति की जो अवधारणा है, वो समझ में नहीं आती। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बच्चों को हम सीधा सिखाते हैं, सीधे उनको सिखाने की ये कोशिश करते हैं कि ये आयत है, ये त्रिभुज है, वर्ग है सर्कल है, वृत्त है। तो जब हम बच्चों को ऐसे बताते हैं, तो बच्चों को कहीं न कहीं ये सब समझ में नहीं आ पाता और वो आयत, वर्ग, त्रिभुज इसमें क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन होने लगता है उनको और वो ठीक से सीख नहीं पाते। तो बच्चों को कैसे सिखाया जाए, कैसे उनकी अवधारणा जो इसको स्पष्ट की जाए, इस पर हम थोड़ी-सी बात रखेंगे अपनी और उम्मीद ये करेंगे कि अगर कोई सवाल आपके मन में होगा तो बिल्कुल आप पूछिएगा बीच में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जब बच्चों को आकृति सिखाना हो, जब भी बच्चों को क्या करना हो, आकृति के बारे में परिचय कराना हो कि आकृति कैसा होता है, तो उसके लिए कुछ गतिविधि है। जैसा एक गतिविधि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको बिल्कुल आप करा के देखिएगा। बच्चों को पहले त्रिभुज, आयत, वर्ग इसके बारे में आप बताएँ। उनको कागज़ दें, समूह में बैठाएँ और कागज़ दें उन्हें। सब समूह में बच्चों को बैठाकर उन्हें क्या दिया जाए, कागज़ दिया जाए और बच्चों को उनके मन से अपने उनके ऊपर छोड़ दिया जाए बच्चों को और उनको कहा जाए कि आप या तो कटिंग करके या तो उसे मोड़ कर जिस जैसा भी आकृति आपसे बनता है, जो बनता है आप उसको बनाइए। तो बच्चों को जब समूह में दिया जाएगा ये कार्य और बच्चे जब कार्य करना शुरू करेंगे तो विभिन्न आकृति बनकर सामने आएगी। बहुत सारे आकृति बच्चे अपने से बनाएँगे। अब बच्चे ये नहीं जान रहे हैं कि वो जो बनाए हुए हैं, वो क्या है? और उनको कुछ समझाने के लिए कि आकृति कैसे बनाना है, आप 1-2 एग्ज़ाम्पल भी बना सकते हैं कि आपको ऐसे चौकोन बनाना है, इस तरह का बनाना है, बोर्ड में बनाकर दिखा दीजिए। विभिन्न आकृति आप बना के दिखा दीजिए कि आपको ऐसा आकृति काटना है, इस तरह का आकृति काटना है, इस तरह का मोड़ना है या तो इस तरह का मोड़ना है। तो बच्चे कागज़ में विभिन्न आकृति को मोड़कर जब बनाएँगे या काट कर बनाएँगे, तो बहुत सारे आकृति क्या हो जाएँगे, सामने आ जाएँगे। अब जब आकृति सामने आ गए बच्चों के द्वारा ही वो आकृति बने हैं और उस आकृति के बारे में एक-एक आकृति के बारे में जब आप बात करेंगे, तो निश्चित है क हो सकता है कि आयत हो सकता है कि वर्ग हो सकता है वो क्या हो वृत्त हो, त्रिभुज हो, इस तरह कई आकृति जब सामने आएँगे, तो एक-एक आकृति के बारे में आप बात करेंगे क्योंकि जो भी आकृति बनता है, मान लीजिए आयत बनता है, तो आयत का एक अलग अलग गुण होता है, वर्ग बना है तो वर्ग का अलग गुण होगा, सभी की अलग विशेषता होती है, वृत्त है तो उसका अलग विशेषता होगा। जब इसके बारे में आप बात करेंगे, बच्चों को सवाल पूछेंगे कि क्या समझ में आ रहा है इसको इसमें से, तो बच्चे अपना जब जवाब आपको देंगे और आप भी उसमें चर्चा में शामिल होंगे, तो कहीं न कहीं वो आकृति की जो अवधारणा है वो स्पष्ट होते चलेगी। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, जैसे जैसे गोल आकृति काटा गया है, तो बच्चों से ये सवाल पूछा जाए कि गोलाकार और क्या होता है? ऐसे वस्तुओं का नाम बताओ जो इस आकार का होता है, गोल शेप का होता है। तो निश्चित बहुत सारे बच्चे देखिए गतिविधि जब कराएँगे, समूह में कराएँगे तो सभी बच्चों का अलग-अलग जवाब आएगा। जब उनसे पूछा जाएगा कि गोलाकार आकृति के बारे में बताइए, तो बच्चे क्या-क्या जवाब दे सकते हैं?
क्या जवाब दे सकते हैं? कि चूड़ी होता है गोलाकार, कड़ा होता है, चाँद जो होता है आसमान में कभी-कभी गोलाकार एकदम चाँद दिखता है। सिक्का जो होता है वो भी क्या होता है? गोल होता है। तो इस तरह के कई जवाब बच्चे ही देंगे, ठीक है? इसी तरह जब आयत आयत पूछा जाए कि आयत के आकार का मतलब वो अभी नाम उससे बताया नहीं है लेकिन इस आकार को दिखाकर जैसे ये आकार है, बच्चों से पूछा जाए कि ऐसा आकार कहाँ-कहाँ आप देखते हैं? इस तरह का आकार कहाँ-कहाँ देखते हैं? तो निश्चित बच्चे सोचेंगे और क्योंकि जो टेबल में बैठते हैं, टेबल देखा जाता है कि टेबल का जो ऊपरी सिरा होता है, इसी तरह होता है। सबसे बड़ी बात कि जो क्लासरूम में श्यामपट्ट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, वो भी इसी शेप का होता है। तो ये एग्ज़ाम्पल है कि इस तरह का वस्तु का नाम पूछा जाए, शेप दिखाकर पूछा जाए कि ये क्या-क्या है, तो धीरे-धीरे अवधारणा क्या होती है उनकी स्पष्ट होते जाती है और क्योंकि बहुत शुरू में अगर पहली, दूसरी में सिखा रहे हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी नहीं कि उनको पहले नाम ही बता दें कि ये आयत है, ये वर्ग है, क्योंकि जो उसका परिभाषा होता है, उसकी डेफ़िनेशन होता है, वो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वो आकार अगर दिखाकर उन्हें समझा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे उस आकार को, आकृति को पहचानने लगते हैं और जैसे-जैसे बच्चे का क्लास बढ़ता जाता है, दूसरी में अलग होता है, तीसरी में अलग होता है, तो जब पहली क्लास से ही आकृति को समझ गया होता है बच्चा, तो फिर उनको आगे जब जाकर हम बताते हैं कि ये आयत है, ये आकार वृत्त है ये वर्ग है, तो बच्चे उसको समझने लगते हैं। फिर उनकी जो विशेषताएँ हैं, उनको जब पूछा जाता है, जैसे आयत में क्या विशेषता होता है कि आमने-सामने का जो भाग होता है, वो क्या होता है, जो भुजाएँ होती हैं आमने-सामने की, वो बराबर होती हैं। वर्ग में ये नज़र आता है कि सारा भुजा उसका क्या है, बराबर है। तो इस तरह और वृत्त क्या होता है, पूरा गोलाकार रचना होती है। तो इस तरह का पंचभुज क्या होता है, उसमें 5 भुजाएँ होती हैं। षष्ठभुज क्या होता है, जिसमें 6 भुजाएँ होती हैं। तो इस तरह के कई आकृति का निर्माण जब बच्चे स्वयं करते हैं और उस पर जब चर्चा किया जाता है, तो उनको कहीं न कहीं समझ में आने लगता है कि ये आकृति क्या-क्या होती है। तो ये आकृतिकरण समझाने के लिए एक गतिविधि था। इस गतिविधि के माध्यम से आप बिल्कुल समझा सकते हैं। इसके अलावा एक होता है गलत चार्ट विधि। जब बच्चों को आकृति के बारे में समझा दिया गया, तो एक होता है गलत चार्ट विधि। गलत चार्ट चार्ट विधि में हम क्या करते हैं, त्रिभुज जैसे बताएँ बच्चों को त्रिभुज बताए हैं और आयत समझा दिए हैं, वृत्त समझा दिए हैं, वर्ग समझा दिए हैं और उनके सामने थोड़ा-सा देखिएगा, जैसे ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये वर्ग है। ये सब गतिविधि है मूल्यांकन करने के लिए। जब आकृति आप समझा देते हैं, तो उसके बाद के लिए सब गतिविधि करा के आप देख सकते हैं कि उन्हें समझ में आया है या नहीं। जैसे ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के सामने लिख दीजिए आयत, त्रिभुज के सामने लिख दीजिए आयत, आयत के सामने लिख दीजिए त्रिभुज और इसी तरह वर्ग के सामने लिख दीजिए पंचभुज। इस तरह का आकृति बनाकर नाम लिख कर शेप दिखाएँगे और बच्चों से पूछेंगे, तो बच्चों को क्योंकि आप समझाएँ कि त्रिभुज तो ऐसा होता है, त्रिभुज ऐसा नहीं होता है। तो बच्चे खुद बताएँगे कि ये त्रिभुज नहीं है सर, ये तो आयत है। ये वर्ग नहीं है सर, ये वर्ग है। पंचभुज नहीं है। इस तरह का बात आता है, तो गलत चार्ट विधि के माध्यम से आप आसानी आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा कागज़ देकर बच्चों को आप उसको विभिन्न चित्र बनवाइए। चित्र बनवाइए, चित्र बनाना बहुत आसानी से बच्चे सीख जाते हैं जब आकृति समझा दिया जाता है, तो देख कर भी वो बना लेते हैं। तो उसको बराबर-बराबर भागों में बाँटने भी सिखाइए, कि बराबर अब आप ये देखेंगे कि आपको ये नहीं बताना पड़ता, अगर आप एक कागज़ दे दीजिए बच्चों को और बोलिए कि उसको बराबर मोड़ो, तो निश्चित बच्चा उसको क्या कर लेता है, बराबर मोड़ लेता है। तो आकृति जो होता है और भी बहुत सारा है, वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं आप अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न आकृति वाला वीडियो होता है पोएम होता है, कविताएँ होती हैं, वो सब दिखाकर भी बच्चों को आकृति की जो अवधारणा है उसको समझाया जा सकता है। और इसके अलावा भी बहुत से टीएलएम होते हैं या आप अपने से भी तैयार कर सकते हैं। विभिन्न आयत तैयार कर लीजिए, विभिन्न वर्ग तैयार कर लीजिए, अलग-अलग तरह के त्रिभुज तैयार कर लीजिए और सभी को बच्चों को बताइए और उनको समझाइए कि ये आयत है, ये त्रिभुज है। तो इस तरह जो आकृति की अवधारणा है वो धीरे-धीरे उनको समझ में आ जाती है। ठीक है? और कुछ किसी को कहना है तो कह सकते हैं।
और सबसे अच्छा तो यही है कि ग्रुप में काम कराइए और बच्चों को मौका ज़रूर दीजिए, क्योंकि बच्चों को हम मौका नहीं देते और सीधे उनको समझाने लगते हैं और अपने आप को उनके ऊपर थोपने लगते हैं। तो कहीं न कहीं बच्चे समझ नहीं पाते और बच्चे जब स्वयं आकृति बना रहे हैं, अपने से पेन से बना रहे हैं या काट के बना रहे हैं, तो अलग-अलग जो आ रहा है, चित्र बन रहा है और उसकी बात हम उनसे उनसे करते हैं, उनको समझाते हैं, तो बच्चे आसानी से उसको समझने लगते हैं और उस तरह के वस्तु भी वो बच्चे बता देंगे स्वयं से कि गोल क्या होता है और आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है। इस तरह का आकृति वो आपको वस्तु का नाम भी बता देंगे, ये कहाँ पाया जाता है। तो और फिर जब ये सब सीख जाएँ तो उनको वस्तुओं को क्या करने सिखाइए, बराबर-बराबर भागों में बाँटने सिखाइए। तो ये स्पष्ट हो गया हो तो ठीक है। आप सवाल भी पूछ सकते हैं और अभी हमारा जो अंतिम सेशन रहेगा, अंतिम में भी 5-10 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा और आप लोग वो भी कर सकते हैं। सब उस समय भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है? और हमारा जो मेन मुद्दा है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, उस पर हम चलते हैं। भिन्न है, भिन्न को पढ़ाना चाह रहा था, आप लोगों को बताना चाह रहा था कि बच्चों को भिन्न की अवधारणा कैसे समझाएँ? क्योंकि ऐसा लगता है कि भिन्न बहुत आसान होता है और हम बच्चों को आसानी से सिखा देते हैं, लेकिन बच्चों में उसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं होती है और बच्चे कहीं न कहीं उसको नहीं समझ पाते। तो क्या ऐसा गतिविधि है, क्या करें कि बच्चों को आसानी से हम क्या सिखा दें? भिन्न की अवधारणा सिखा दें। तो उसके लिए हम क्या करें? तो देखिए मैं कुछ अगर मैं ये चाहूँगा कि अगर आप अपना जवाब देंगे, कोई भी माइक ऑन करके बता सकते हैं, अगर मैं कुछ पूछूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे मान लीजिए एक रोटी है, ठीक है? एक रोटी है, तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये क्या है? एक रोटी है, ठीक है? अब इस रोटी को 2 बच्चों को बराबर बाँटना है, ठीक है? बच्चों को दे दीजिएगा वो अपने से बाँट लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर उनको बाँटना है, इसको बराबर बाँटना है तो इसको क्या करेंगे हम 2 बराबर भागों में इसको क्या करेंगे 20 से ऐसे काट देंगे। देखिए, 2 बराबर भागों में बाँट दिया गया है इसे, ठीक है? अब मैं कैमरा थोड़ा-सा मोड़ रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। जैसे दिखाया गया, ये एक रोटी है, ठीक है? तो इसको क्या लिखते हैं? 1 क्योंकि ये एक क्या है रोटी है और स्पष्ट वो दिख रहा है कि ये एक क्या है? ये रोटी है, ठीक है? अब इसको 2 बच्चों को बराबर बाँटना था, तो इसको 2 भाग में 2 बराबर भाग में बाँट दिए, ठीक है? या तो बच्चों से पूछेंगे कि ये कितना भाग में बँट गया? तो बच्चे इसको बता देते हैं आसानी से कि क्या है ये? आधा। ठीक है, आधा-आधा भाग में बँट गया और दोनों बच्चे इसको आधा-आधा रोटी खा लेंगे। लेकिन इसको जो खाएगा वो कितना रोटी खाएगा? वो 1 खाएगा और 2 बराबर भागों में बाँट के बच्चों को देंगे तो बच्चों को क्या-क्या कितना-कितना मिलेगा? आधा मिलेगा, ठीक है। ये पूर्ण था इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? 1 कह रहे हैं। लेकिन ये आधा है तो इसको क्या करें? क्योंकि गणित में हमें संख्याओं से प्रदर्शित करना होता है। मान लीजिए कोई 1 है तो उसको 1 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। लेकिन जब ऐसा रहे तो उसको क्या करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने टुकड़ों की संख्या जैसे 2 टुकड़ा है, तो नीचे में क्या लिख दिए 2 और उसमें से अगर एक हिस्सा ले रहे हैं, केवल इसकी बात करें, इसको प्रदर्शित करना है तो 2 में से कितना लिए? 1 लिए, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं 1/2 बटे का मतलब होता है बराबर, बटे का मतलब होता है बराबर और नीचे में है 2 इसको कहते हैं हर, ठीक है? हर मतलब प्रत्येक, प्रत्येक में से और ये कितना है 1 इसको कहते हैं अंश, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर और बटे का मतलब होता है बराबर। इसका कहने का मतलब होता है कि हर या तो प्रत्येक टुकड़ों में से जितना लिया गया। जैसे 2 टुकड़ों की संख्या 2 थी, उसमें से कितना लिए? 1 लिए, तो इसको लिखे 1/2 और एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं। मान लीजिए इसको 4 बराबर भागों में बाँटा गया। इसमें से 3 टुकड़ों को लिया गया,
क्योंकि टुकड़ों की संख्या कहाँ लिखते हैं? नीचे। मतलब कितना बराबर टुकड़ा किया गया है? 4। तो उसको लिखेंगे नीचे 4 लिखेंगे। और उसमें से कितने टुकड़े लिए गए? कितने टुकड़े लिए गए? 1, 2, 3। उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का बराबर 4 टुकड़ा किया गया और उसमें से 3 टुकड़ा लिया गया। बराबर कितना टुकड़ा किया गया? 4 टुकड़ा किया गया और उसमें से कितना लिया गया? 3 लिया गया। तो इसको क्या कहेंगे? 3/4। लेकिन केवल इतना हिस्सा पूछा जाता तो? केवल इतना हिस्सा पूछा जाता तो क्या लिखते? क्योंकि 4 टुकड़ा किया गया है और 1 लिया जाता तो 1/4, 2 लेंगे तो 2/4, 3 लेंगे तो 3/4। तो ये भिन्न के रूप में प्रदर्शित होने लगा, क्योंकि नीचे वाले को हम क्या कह रहे हैं? हर, और ऊपर वाले को कह रहे हैं हम अंश। तो भिन्न क्या हो गया? जिसको हम क्या कर सकते हैं? अंश बटे हर में लिख सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। ऐसी संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं? अंश बटे हर में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि हर का मान क्या होता है? शून्य नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए हर का। अंश 0 हो सकता है, लेकिन अंश क्या नहीं होना चाहिए? हर क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। तो भिन्न की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए बच्चों को इसी तरह करें और उनको दिखा भी सकते हैं, जैसा टीएलएम मैंने अभी दिखाया था कि एक रोटी है, इसको 2 बराबर भागों में बाँटने को कहें, तो 2 बराबर भाग में बाँटेगा बच्चा, या तो 4 बराबर भागों में बोलेंगे, तो जितना भी बराबर भाग में बाँटने बोलेंगे, बच्चे आसानी से उसको बाँट सकते हैं। तो यहाँ से 20 से अगर इसको काट दिया जाए, तो ये आधा बट जाएगा और इधर से काट के इधर से कर दिया जाए, 4 बराबर भाग में इसको बाँट सकते हैं और इसी को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। लेकिन भिन्न के लिए एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टुकड़ों की संख्या जो होती है, वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर टुकड़ों की संख्या बराबर नहीं है, तो वो भिन्न नहीं कहलाता। ये सब भी गतिविधि बच्चों से करा सकते हैं। इतना समझाने के बाद बच्चों को विभिन्न गतिविधि और करा सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, तो क्या ये बराबर भागों को प्रदर्शित कर रहा है? ये बराबर भागों में बाँटा गया है, तो इस पर बच्चे जान जाएँगे कि नहीं, ये बराबर भागों में नहीं बाँटा गया है, इसलिए इसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। भिन्न के रूप में लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? बराबर भाग में ही बाँटना पड़ेगा, तब भी उसको हम क्या कर सकते हैं? भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक और गतिविधि है, आगे समझिएगा। ये मान लीजिए 2 भाग ले लिए, 2 बच्चे हैं, एक रोटी को 2 भागों में बाँट के हम बच्चों को दे देंगे और 1 भाग लेंगे, उसको क्या कहेंगे? 1/2। दोनों भाग लिया जाए तो दोनों क्या है? 1/2, 1/2, ठीक है? लेकिन अगर दोनों को ले लिया जाए, साथ में लिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? या तो 1-1 कितना हो गया? 2/2। तो कहने का मतलब ये है, आप इसमें स्पष्ट आप देख रहे होंगे कि 1/2 और 1/2, अगर एक को ले रहे हैं तो 1/2 लिखेंगे और दोनों को ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 2/2। लेकिन 2/2 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये पूरा रोटी खत्म हो जा रहा है। अगर किसी बच्चे को एक रोटी के 2 टुकड़ा करके दोनों टुकड़ा दे देंगे तो वो पूरा एक रोटी खत्म कर लेगा, एक रोटी खा लेगा। ठीक है? चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ये रोटी है, इसका हम 4, क्योंकि 4 बच्चे हैं तो 4 टुकड़े करते हैं। ठीक है? उसमें से 1 टुकड़ा लिए तो क्या लिखेंगे इसको? 1/4। और 2 टुकड़ा लेंगे, ये भी 1/4 ही है। इस रोटी का सब 1/4, 1/4 सब क्या है? 1/4 है। 1/4 सब 1/4 है। ये 1 क्या है? 2। दोनों 1/2, 1/2। ठीक है? और ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। लेकिन अगर 1 लिए तो 1/4, 2 लेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? 2/4।
अगर 3 लिए तो 1, 2, 3, 3/4 पूरा ले लिए तो 4/4, 4/4 मतलब कि आप पूरा रोटी ले लिए, मतलब रोटी की संख्या कितनी ले लिए? 1। तो इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई पूछता है बच्चा कि 1 लिखे सर, ये तो भिन्न नहीं है। 1 क्योंकि भिन्न का जैसा परिभाषा बताया गया था, उसमें अंश और हर दोनों होना चाहिए। लेकिन जब 1 चीज़ लिख रहे हैं, तो क्या वो भिन्न है? 2 लिख रहे हैं, तो क्या वो भिन्न है? 3 लिख रहे हैं, तो क्या वो भिन्न है? तो बिल्कुल वो क्या है? भिन्न है, क्योंकि इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं? 1। 1 में से 1 पूरा ले लीजिए। तो इसमें अंश भी वही है और हर भी वही है। दूसरी बात ये है कि बाकी संख्या जो होता है वो पूरा होता है, तो उसको हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। पूरा है तो इसको हम लिख लिए 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन इसको भिन्न को बटे में क्यों लिख रहे हैं? या तो इसको भिन्न क्यों कहते हैं? क्योंकि बटे में लिख रहे हैं, देखिए अंश बटे हर में लिख रहे हैं। ऊपर में 1 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, ये संख्या प्रदर्शित कर रहा है, टुकड़ों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। उसमें से कितना लिया गया वो भी प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका नाम भिन्न क्यों पड़ा? इसका नाम भिन्न इसलिए पड़ा क्योंकि ये बाकी जो संख्याएँ हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? ये स्पष्ट है, ये तो सभी जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 होता है। लेकिन ये देखिए 1/2, 1/4, 2/4, 3/4, ये जो बाकी संख्या होती हैं, उससे क्या है, ये अलग है। बाकी संख्याओं की तरह इसको नहीं लिखा जाता, इसलिए ही इसे क्या कहते हैं, भिन्न। इंग्लिश में भी इसको फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन का भी यही मतलब होता है, दूसरों से अलग, इसलिए इसका नाम पड़ा भिन्न, ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये देखिए, अगर बहुत जल्दी हो जाएगा तो बिल्कुल आप बताइएगा कि थोड़ा कहीं कन्फ्यूजन हुआ था, मैं उसको फिर से क्लियर करूँगा। तो ये मतलब स्पष्ट हो गया कि 4 टुकड़ा करके अगर चारों ले लिए, क्योंकि ये दिख रहा है, ठीक है? ये दिख रहा है कि 4 टुकड़ा किए हैं और उसे हम चारों पूरा ले लिए हैं, तो वो क्या कहलाता है, 1 पूरा, 4/4 मतलब 1, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जैसे जैसे आपके पास 4 बच्चे हैं, 1 रोटी है या तो 1 सेब है, 1 सेब है तो 4 बच्चों को बाँटना है, तो उसको 4 बराबर टुकड़ा करके हम उसको क्या कर देते हैं, बाँट देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 पूरा बँट गया। सभी को मिलेगा कितना? 1/4 ही हिस्सा मिलेगा, क्योंकि इतना हिस्सा क्या है, 1/4 है, तो सभी बच्चों को 1/4, 1/4, 1/4 मिल गया, ठीक है? अब मान लीजिए, आप बच्चों को सेब बाँटे, 4 बच्चे थे, 1 सेब था, आप 4 टुकड़ा करके बाँट दिए। अब एक बच्चा और आ गया, अब दूसरा बच्चा भी आ गया, मतलब 4 बच्चे थे, अब एक बच्चा और आ गया, मतलब 5 बच्चे हो गए, ठीक है? तो निश्चित है कि इसको भी आपको सेब देना है, तो सेब कैसे देंगे? पहले 4 बच्चे थे, सभी बच्चों को हम बाँट दिए, कि 1/4, 2/4, 3/4 ऐसा करते हुए हमारा पूरा बच गया। अब एक बच्चा और आ गया, तो फिर क्या हम करेंगे? फिर हम दूसरा सेब लेंगे, क्या करेंगे? दूसरा सेब लेंगे। ये दिख रहा है, सभी को दिख रहा है ना नीचे, या ऊपर बनाऊँ? कोई भी एक बता दे। हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है। जी, तो जैसे 4 बच्चे थे, तो 4 टुकड़ा करके सेब को बच्चों को बाँट दिया गया, लेकिन अब एक बच्चा और आ गया, अब 5 बच्चे हो गए। तो उसको अगर 1 सेब आप पूरा दे देंगे, तो बाकी बच्चे क्या हो जाएँगे? नाराज़ हो जाएँगे। तो उसको भी उतना ही सेब देना पड़ेगा, जितना हम बाकी बच्चों को बाँटे थे। तो इसके लिए हम इसको फिर से क्या करेंगे? 4 पार्ट में बाँटेंगे, 4 बराबर भाग में बाँटेंगे और उसमें से 1 भाग क्या करेंगे? उस बच्चे को दे देंगे, ठीक है? 2 बच्चा आ गया है मान लीजिए एक्स्ट्रा, तो क्या करेंगे उसको हम 2 से 2 भाग में बाँटेंगे और बाँट देंगे। तो क्योंकि ये एक साथ बाँट रहे हैं, इनको एक साथ बाँटा जा रहा है, तो इसको 1/4 हुआ, फिर अगर 2 हिस्सा लिए 2/4 हुआ, 3 हिस्सा लिए तो 3/4 हुआ, 4 लिए तो 4/4 हुआ, 5 लिए तो क्या हो जाएगा? 5/4, 6 लिए तो 6/4, 7 लिए तो 7/4, 8 लिए तो 8/4, ठीक है?
और 8/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 8/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 सेब, देखिए दिख रहा है 1 सेब, 2 सेब। 8/4 का मतलब क्या हो गया? 2 सेब। इसी तरह फिर 9/4, 10/4 आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है? तो अब आप ये देखिए कि यहाँ आपको सभी भिन्न में प्रदर्शित किया गया है और भिन्न दिख रहा है। सभी सभी को क्या दिख रहा है? भिन्न दिख रहा है। 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है, 4/4 है, 5/4 है, 6/4 है, 7/4 है, 8/4 है। तो यहाँ 2 प्रकार का आपको भिन्न दिख रहा होगा, या तो कहें तो 3 प्रकार का भिन्न दिख रहा है इसमें, क्योंकि ये 4/4 को हम क्या लिख रहे हैं? 1 लिख रहे हैं। तो मान लीजिए केवल 1 है। तो इसमें अंतर क्या समझ में आ रहा है? इसमें हम ये देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हर जो है वो अंश से क्या है? बड़ा है। सभी में इसमें भी हर क्या है? बड़ा है, अंश छोटा है। इसमें भी हर क्या है? बड़ा है, और हर क्या है? हर क्या है? बड़ा है, और अंश क्या है? छोटा है। इसमें देखिए दोनों बराबर है। अंश और हर क्या है? बराबर है। इसमें देखें तो क्या है? अंश बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। इसमें भी क्या है? देखिए अंश क्या है? बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। इसी तरह बढ़ते गया है। तो यहाँ हमें 3 प्रकार का भिन्न नज़र आ रहा है। तो जो ये कहें कि जैसे हर है, हर में कितना है? 4 है और अंश क्या है? 1 है। मतलब हर जिसमें बड़ा होता है, या तो ये कहें कि मान लीजिए आपके पास टुकड़ों की संख्या 4 है और उसमें से आपको 1 टुकड़ा बाँटना है, तो आप उसको आसानी से बाँट लेंगे। आपके पास टुकड़ों की संख्या 4 है और 2 बाँटना है, तो बिल्कुल आप उसको आसानी से बाँट सकते हैं। इसी तरह 4 है टुकड़ा और 3 बाँटना है, तो बाँट लेंगे। 4 है तो 4 भी बाँट सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 4 टुकड़ा है और 5 बाँटना है, तो बहुत दिक्कत है। तो ये समझने के लिए था। तो इसको हम कहते हैं सम, जो आसानी से बाँटा जा सकता है, या तो कहें ये भी हम देख सकते हैं कि ये जो है 1 से क्या है? कम है। ये क्या है? 1 से क्या है? कम, क्योंकि ये मान लीजिए टुकड़ा है, उसमें से इतना बाँटेंगे तो पूरा एक सेब को नहीं बाँट रहे हैं, उसमें से 3 भागिया बाँट रहे हैं, ठीक है? और पूरा बाँट दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? 1 पूरा सेब बाँट दे रहे हैं, मतलब 1 के बराबर हुआ। 1 देख रहे हैं 1 से कम हुआ, 1 के बराबर हुआ, और ये सभी के लिए 1 से क्या होगा? ज़्यादा सेब लेना पड़ रहा है। देख लीजिए, जैसे ये एक जैसे मान लीजिए 4 थे, 4 आप बाँट दिए, 1 बच्चा और आ गया, तो फिर 4 टुकड़ा किए और 1 बाँट दिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 1 से पूरा लगा, लेकिन इसका कितना लगा? 1/4 लगा। तो 1 मतलब से पूरा आ जा रहा है और 2 भी आएगा, 3 आएगा, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा, तो ये 1 से क्या है? ज़्यादा है। 1 सेब से ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें 1 सेब से कम लग रहा है, मतलब 1 से कम लग रहा है। तो जिसका मान ऐसा भिन्न जिसका मान क्या हो? 1 से कम हो, तो उसको कहते हैं समभिन्न, ठीक है? और ऐसा भिन्न जिसका मान क्या हो? 1 से ज़्यादा, जो जिस या तो 1 से ज़्यादा हो, या तो जिसका अंश बड़ा हो किससे? हर से बड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं विषम भिन्न। पहला पहला भिन्न हो गया समभिन्न, और दूसरा भिन्न क्या हो गया? विषम भिन्न, ठीक है? मतलब इसमें ये 1 जो आ रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, उससे क्या है? ज़्यादा है, तो क्या कहते हैं? विषम भिन्न, और जो कम है गया, तो उसको कहते हैं समभिन्न। अब आप में से कोई भी मुझे ये बताएँ कि 1 जो है, 1 ये 1 है, ये कौन-सा भिन्न होगा? समभिन्न होगा या विषम भिन्न होगा? कोई भी बता सकते हैं। एक तो समभिन्न ही होगा सर। चलिए देखते हैं, अब इसको समझते हैं कि समभिन्न होगा या विषम भिन्न होगा। चलिए ठीक है, और कोई उत्तर देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, जैसे इसको 4 भागों में लिया गया, 4 भाग में बाँटा गया, और मान लीजिए 5/4 है, तो एक और ले लेते हैं।
तो इसको हम 5/4 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 5/4 भी लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से पूरा लिए और 1 का कितना लिए 1/4, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये विषम भिन्न है। ठीक है, ये विषम भिन्न है। और एक चीज़, इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये मिला हुआ है, तो इसको हम कहते हैं मिश्र भिन्न। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो भिन्न का 2 ही प्रकार होता है, सम भिन्न होता है और विषम भिन्न होता है। ये मिश्र भिन्न जो होता है, वो विषम भिन्न का ही क्या है, दूसरा रूप है। बस इसका रूप चेंज किया गया है। तो मुख्यतः 2 ही भिन्न होते हैं। तो अभी हमारी बात हुई थी कि एक क्या है, तो जिसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 9 बटे क्या है, 4 है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, 2 1/4, मतलब 2 पूरा आ जाएगा और 1 का 1/4 आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि मिश्र भिन्न में लिखा जा सकता है। विषम भिन्न को किसमें लिखा जा सकता है, मिश्र भिन्न में। अब हम देखते हैं कुछ चीज। अब जैसे ये एक पूरा है, आपको पता है कि बच्चे 5 हैं, ठीक है? जैसे आपको पता है कि बच्चे 5 हैं और एक बच्चा अभी नहीं आया है स्कूल, लेकिन वो स्कूल आएगा। जितने बच्चे आए थे उनको आप सेव क्या किए, काट के 4 इक्वल भाग में बाँटे और उसको बच्चों को आपने दे दिया, ठीक है? और आपको पता है कि एक बच्चा और आने वाला है, वो आएगा, तो उसके लिए आप पहले से तैयार हैं कि उसको 4 टुकड़ा कर लिए रहते हैं, लेकिन अभी दिए नहीं इसलिए इसको रंग नहीं रहे हैं, ठीक है? लेकिन टुकड़ा करके रखे हुए हैं कि बच्चा आएगा तो उसे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम उसे दे देंगे, उसको उसका हिस्सा दे देंगे। आप पहले से तैयार हैं। अब क्या करें, बच्चा आया ही नहीं, लेकिन आप टुकड़ा करके रखे हुए हैं। बच्चा लेकिन नहीं आया। तो क्या करेंगे, ये तो टुकड़ा हो गया भाई, क्योंकि एक पूरा था और इस टुकड़ा करके आप रखे हुए हैं क्या? 4 4 टुकड़ा करके रखे हुए हैं। लेकिन बच्चा नहीं आया, तो निश्चित है कि उसको हम नहीं देंगे। बच्चा नहीं आया तो कैसे देंगे? लेकिन टुकड़ा कर लिए हैं, उसमें से एक भी टुकड़ा हम नहीं लिए, एक भी हिस्सा हम नहीं लिए उसमें से। ठीक है? और गणित की भाषा में जब आपका कुछ भी नहीं लिया जाता या कुछ भी नहीं को क्या कहते हैं, शायद पहले आप लोगों को बताया गया था, प्रशिक्षण में बताया गया था। कुछ भी जब हम नहीं लेते तो उसको हम क्या कहते हैं? जीरो। और इसका मान अब स्पष्ट आप लोग को दिख भी रहा है, नज़र भी आ रहा है, आपके सामने में नज़र आ रहा है कि इसमें से केवल 1 है। 1 0/4 दिख रहा है। तो या कहें तो केवल 1 ही है, ठीक है? लेकिन 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 0/4, मतलब इसको भी हम विषम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। 1 क्या होगा, विषम भिन्न होगा, क्योंकि 1 को हम मिश्र भिन्न के रूप में लिख पा रहे हैं, ठीक है? इसलिए क्या कहते हैं, तो इसका परिभाषा ये बन जाता है, सम भिन्न किससे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसका मान 1 से क्या हो, कम हो, उसको हम कहते हैं सम भिन्न। और विषम भिन्न किसको कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसका मान 1 के बराबर या तो 1 से ज़्यादा हो, 1 से बराबर या 1 से अधिक हो, उसको हम कहते हैं विषम भिन्न। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, अंश से ज़्यादा हो, उसको हम सम भिन्न कहते हैं, और जिसमें अंश बड़ा होता है और हर कम छोटा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न। तो ये था सम भिन्न, विषम भिन्न, भिन्न कैसे बच्चों को समझाया जाए, ये आप लोगों को बताया गया। इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी